ये भ्रष्टाचार हटाएंगे, काला धन लाएंगे। ये जो काला धन ला रहे थे उसके बाद उन्होंने बोल दिया अब काला धन नहीं रहा, वो नारंगी हो गया, अब खत्म हो गया वो काला धन। लेकिन ये वही लोग हैं, अगर आप देखेंगे ये वही लोग हैं जो संसद में बैठ करके फाड़ दिया करते थे बिल, और ये वही लोग हैं जो SC ST का जो आरक्षण था वो बिल फाड़ दिया करते थे, और आज वही उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। अरे मंदिर बन गया, उससे क्या लाभ हुआ हमें, लेकिन आप स्कूल कॉलेजेस भी क्यों नहीं बना सकते? आज सारे लोग परेशान है। 3% GST पे आप हीरा खरीद सकते हैं, 18% पे कॉपी कप खरीद रहे हैं। आपके बच्चे क्या पढ़े? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मतलब जुमलेबाजी कि हर साल हमारे वहाँ IIT बन रहा है, हर साल हमारे एम्स बन रहा है, हर साल हॉस्पिटल बन रहा है हमारे वहाँ। तो कहाँ बन रहा है, किस जगह बन रहा है? बीजेपी फिर से आती है तो ये तानाशाही, जो ये जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीजें बहुत मजबूत होंगी, जबकि वोट इस पे होना चाहिए कि हमारा देश और हमारी स्थिति कितनी सुधरी 10 सालों में। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। सरकार लगातार मंचों से ये दावा कर रही है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होकर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार अगर तीसरी बार आ गई तो संविधान को, लोकतंत्र को, यहाँ तक कि विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम करेगी। हमारे साथ हैं खास मेहमान प्रियंका पासवान। उन्हीं से जानेंगे क्या वाकई में लोकतंत्र खतरे में है, क्या वाकई में संविधान खतरे में है। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद निधि जी। जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस तरीके से केजरीवाल कल जेल से बाहर आए थे, उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, केजरीवाल तो अब कह रहे हैं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी हुई है तब से ही अगर आप देखिए कि नॉर्मल से नॉर्मल कहीं ट्वीट होता है, किसी ने अगर सरकार के लिए कुछ बोल दिया तो उसके लिए तुरंत एक्शन हो जाता है। पत्रकारों को थाने में नंगा खड़ा कर दिया जाता है। और विपक्षी नेताओं की तो हाल ही क्या है, विपक्षी पार्टियों की तो हाल ही क्या है। और जिस हिसाब से ये महंगाई बढ़ रही है, और जिस हिसाब से लोगों की नौकरियां नहीं चली जा रही हैं, मतलब 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए इन 10 सालों में। तो अगर ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बेरोजगार पहले तो युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। बेरोजगार करके उनको फिर अब उनके ऊपर डर है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और फिर उनको जब और कुछ नहीं तो 5 किलो राशन में फंसा दिया जा रहा है। और 5 किलो राशन आपको कब तक मिलेगा? ये भी नहीं है। जब आप एकदम हैंड टू माउथ हो जाएंगे, उस तरह देश की पूरी जनता को किया जा रहा है। इस सरकार के पास में ये सरकार 100 साल पीछे की बात करती है और 25 साल आगे की बात करती है। इनके पास ना तो देश को बढ़ाने के लिए, देश को चलाने के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई भी इनके पास ना नीति है, ना इन लोगों ने कोई पॉलिसी बनाई है। इनका सिर्फ एक ही पॉलिसी है, हिंदुत्व राष्ट्र। अरे जो भी, मतलब मैं बताऊं, अगर कोई भी राष्ट्र अगर धर्म से चल रहा है तो आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए क्या है, नेपाल की हालत देख लीजिए क्या है। अगर ये भी हम लोग लोकतंत्र, यहाँ से लोकतंत्र अगर वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, तो होगा क्या आप बताइए? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धर्म, ये सारी चीजें ऐसे जकड़ लेंगी ना कि जो हमारे युवा हैं, जो पहले उनके पास नौकरी नहीं है, वो पढ़ पा नहीं रहे हैं, शिक्षा उन ले नहीं पा रहे हैं। और शिक्षा भी समझ लीजिए वो ऐसा था कि आपको अक्षर ज्ञान हो रहा था, जो चीजें पढ़ाई जा रही थी वो चीजों का कोई मतलब नहीं। हिस्ट्री उन्होंने लिखी जिनके हाथ में कलम था, और अधिकतर 85% लोगों के हाथ में कलम नहीं था। तो आखिर क्या हो रहा है? धीरे धीरे चीजें बढ़ तो रही थी, अब इसके बाद वो डिक्लाइन लेवल चला जाएगा। तो युवा तो समझ लीजिए क्या करेगा, और सिर्फ उसको तलवार चमकाना। और महिलाएं क्या करेंगी? महिलाओं के लिए जो बात होती है, क्या करेंगी? कुछ भी नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मोदी सरकार, अगर मतलब उनको तो ये होना चाहिए कि बहुमत से सरकार नहीं आना चाहिए, बहुमत में तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए उनको। और इस बार कम से कम 50-50 मतदाता कर दें कि हाँ, उनको गठबंधन करना पड़े, ये बहुत जरूरी है। ये तमाम तरीके के आरोप जो आप लगा रहे हैं, ये तो विपक्षी नेता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब भ्रष्टाचार के आरोप में कहीं ना कहीं कोई शराब घोटाले में, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, इसलिए वो मोदी को फंसाने की बात करते हैं। देखिए, ये भ्रष्टाचार हटाएंगे, काला धन लाएंगे। आप एक बात बताइए, जो काला धन ला रहे थे उसके बाद
मतलब फर्स्ट टर्म की बात होगी, बीजेपी के फर्स्ट टर्म की बात होगी, उन्होंने बोल दिया अब काला धन नहीं रहा, वो नारंगी हो गया, अब खत्म हो गया वो काला धन। और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, नवीन जिंदल, हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे और ना जाने ऐसे कितने नाम हैं जो जो बीजेपी में जाके पाक साफ हो गए। अब इन नेताओं की तो आप देखिए कि ये नेता तो अगर ये लोग जो हैं अगर इन बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते, वो बाहर चले जाएंगे, बाहर किसी कंट्री का ले लेंगे अपना रहने के लिए सिटीजनशिप। हर आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता को संविधान लोकतंत्र का ही तो भरोसा है, वो कहाँ जाएगी? वो किस जगह जाएगी? तो इसके लिए बहुजन नेताओं को सड़कों पे आना चाहिए। आप देखेंगे बहुजन नेताओं की बात करें तो कहाँ सड़कों पर आते हैं आप? कभी कांग्रेस को बीजेपी की भी टीम कहते हैं, बीजेपी को कांग्रेस, दोनों को एक ही पार्टी बताते हैं। और दूसरी ओर आप जो कह रही हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, तो ये लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार इंडिया गठबंधन बात तो कर रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन बात कर रहा है। अभी तो अगर आप देखिए इंडिया गठबंधन जो अभी ये बोल रहा है कि हम आरक्षण 50 से ऊपर ले जाएंगे, वो क्रॉस कर देंगे। इंडिया गठबंधन ये कह रहा है, और जैसे कि हम दलितों के लिए ये करेंगे, हम आदिवासियों को ये करेंगे, मतलब आदिवासियों को भी उनका आर्थिक रूप से बढ़ाएंगे, या हर किसी को, हर वर्ग को आर्थिक रूप से बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए महिलाओं को बढ़ाएंगे। लेकिन ये वही लोग हैं, अगर आप देखेंगे ये वही लोग हैं जो संसद में बैठ करके फाड़ दिया करते थे बिल, और ये वही लोग हैं जो SC ST का जो आरक्षण था वो बिल फाड़ दिया करते थे, और आज वही उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये है, और एक तरफ जो दूसरा बीजेपी है वो अपने हिंदुत्व के उस पे एकदम अडिंग है, उससे हटने वाली नहीं है। तो हम लोग को यही सोचना पड़ेगा कि इसमें से कम गलत कौन है। कम से कम इंडिया गठबंधन इसकी बात तो कर रहा है, एक उम्मीद तो है। तो मुझे लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन को आप बहुमत से नहीं लाइए, लेकिन इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत जरूर कर दीजिए कि बीजेपी कमजोर हो जाए। आपको 10 सालों में कोई भी मोदी सरकार का एक काम अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत सारे लगते हैं। मंदिर बना दिया, काशी कॉरिडोर बना दिया, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, और विदेश में डंका बज रहा है, विकास की गारंटी भी देते। इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। देखिए, विदेश में तो डंका बज रहा है कि ये जो प्रज्वला रेवन्ना गए कि उनके PM का एक रेपिस्ट से लिंक है। विदेश में डंका तो ये भी बज रहा है कि हमारा 2000 जो चाइना हम लोग का ले लिया, ये विदेश में डंका है। चाइना का ये कभी नाम नहीं लेते। मतलब ये डर किस बात का? मणिपुर ये कभी जाते नहीं, ये विदेश में डंका बज रहा है कि अपनी महिलाओं को वहां छोड़ दिए। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, इतने डरपोक प्राइम मिनिस्टर। विदेशों में डंका ये बज रहा है कि एक बार भी उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता है? वो लोगों की बात सुनता है, मन की बात नहीं बोलता है। आप तो चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री अब लगातार टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। देखिए, इंटरव्यू मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और आपका जो चैनल है वो हमारे दोस्तों का चैनल है। आप जो है हमारी दोस्तों की वर्कर हैं। अब हम सवाल आपको बता दिया, आप कौन सा सवाल पूछेंगे हम कौन सा जवाब देंगे। तो इस तरह का इंटरव्यू, मतलब ये टेलीप्रॉम्प्टर वाली बात होगी, ये कौन सा इंटरव्यू है? अरे इंटरव्यू आपको इम्प्रॉम्प्टो होना चाहिए। आपको पत्रकारों के सामने जाना चाहिए, वहां जो तुरंत सवाल जवाब होता है वो होता है कि आप जनता को सीधे कन्वे कर रहे हैं, जनता को सीधे अपनी बातें बता रहे हैं। लेकिन नहीं, 10 सालों में हुआ? आप बताइए, हुआ? अरे मंदिर बन गया, वहां पे मंदिर बन गया, उससे क्या लाभ हुआ हमें? मतलब वहां पे तो इतने बहुजन चढ़ के वहां मंदिर के लिए कार सेवकों ने इतनी जान दी, तो उन लोगों को क्या मिल गया? ट्रस्टीशिप में कहीं कुछ नाम है? कहीं वहां पे नाम है? शहीदों में कहीं कोई नाम है? लोगों को रोजगार मिला है। मंदिर के बाहर माला बेच सकते हैं, कुछ प्रसाद बेच सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। देखिए, माला, मंदिर, प्रसाद, ये सिर्फ ये भिखारी बढ़ाने के लिए चीजें की गई हैं। अगर चलिए आपने मंदिर बना दिया, ठीक है, मंदिर बना दिया आप, लेकिन आप स्कूल कॉलेजेस भी क्यों नहीं बना सकते? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंदिर की जगह पे आप बनाएं। अब ये बोलते हैं यहाँ हर साल, अगर आप देखेंगे इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मतलब जुमलेबाजी कि हर साल हमारे वहाँ IIT बन रहा है, हर साल हमारे एम्स बन रहा है, हर साल हॉस्पिटल बन रहा है हमारे वहाँ। तो कहाँ बन रहा है?
किस जगह बन रहा है? लोगों को इससे इससे क्या फायदा हुआ? और अगर आपने हेल्थ सेक्टर में बहुत बहुत अच्छा किया, तो कोरोना में जो पूरे गंगा किनारे लाशें बिछ गई, हेल्थ सेक्टर आपका पूरा खुलासा हो गया। अगर आपने नोटबंदी से काला धन अगर आपने खत्म कर दिया, तो अगर उसके काला धन खत्म कर दिया, तो लघु उद्योग सारे बर्बाद हो गए। उससे क्या लाभ मिला आपको? आपने जीएसटी जो गलत ढंग से लगाया, आज सारे लोग परेशान है। आज 3% जीएसटी पे आप हीरा खरीद सकते हैं, 18% पे कॉपी कप खरीद रहे हैं। आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे? इस तरह की सरकार होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में आज तक जो प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र की बात करता, वो सिर्फ 40 से 50, ज्यादा 60 करोड़ लोगों की ही बातें टीवी, मीडिया, अखबार और सारे लोग यही चीज दिखाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यही लोग वहीं बैठे हुए हैं, न्यायालय में बैठे हैं, जुडिशरी में बैठे हुए हैं, पत्रकार में, मीडिया हाउसेस में बैठे हुए हैं। सब लोग ये अपने लोगों की बातें करते हैं। अगर आपको जरा सा भी याद होगा तो निर्भया कांड को अगर आप देखें, तो उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा मुहिम कर दिया कि हर कोई सोचने लगा कि हाँ बिल्कुल वो गलत था। निर्भया कांड जो वो गलत था, लेकिन उसको सारे लोग को बिल्कुल भावनात्मक करके कर दिया। वहीं हाथरस जरा देख लीजिए, उसका कितना मीडिया ने उठाया। तो कहाँ है हम लोग? यही तो बात है, कहाँ है हम लोग? तो हमेशा यूज होने वाले बने हुए हैं। आपने पत्रकारों की बात की कि आप लोग कहाँ हैं, बट जो पत्रकार है, जो बोलने की क्षमता है जिसके अंदर, वो लोग तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे लगातार शंभू कुमार सिंह को आवाज उठानी चाहिए जनता की, वो खुद चुनावी मैदान में उतर गए। देखिए, चुनावी मैदान में उठ गए तो इतने सालों तक जो उन्होंने जनता के लिए बात की, अब एक वक्त एक देखिए, लोकसभा का इलेक्शन हमेशा नहीं होता है। ये पर्व है, लोकतंत्र का एक पर्व है। अगर उनको जनता पसंद करती है तो डेफिनेटली उनको लड़ना चाहिए। मैं उनके फैसले से उनके हक में हूँ, उनको लड़ना चाहिए। पत्रकार हैं, पत्रकार के तौर पे काम करते, तो भी तो जनता आपके साथ थी। देखिए, ये कोशिश ये हो रही है कि राजनीति में हमारी भागीदारी, कोशिश ये हो रही है राजनीति में हमारी भागीदारी। राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। आप राजनीति से दूर हैं तो राजनीति के शिकार हैं। तो आप शिकार बनना चाहते हैं या भागीदार बनना चाहते हैं, आपको तय करना है। तो वो भागीदारी कर रहे हैं, वो बहुजनों का मुद्दा और अच्छे से, आम जनता का मुद्दा और अच्छे से रह रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो डेफिनेटली एक मतलब दुनिया में या भारत में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि देखो, इस तरह भी अच्छे लोग जीते जाते हैं। जो पहले ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, आज वो संसद में भी बोल रहे हैं। ऐसे लोग अच्छा करेंगे, संसद में भी अच्छा बोलेंगे, सवाल उठाएंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कैसे लड़ेंगे? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम लोगों के पास सोर्स नहीं है, हम प्रशासन में नहीं है, हम टीवी अखबार में नहीं है, तो बिना धन बल बाहुबल के कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे संसद पहुंचा जाएगा? देखिए, ये मुझे लगता है इलेक्शन लड़ना सिर्फ एक दिन की या एक साल की या 6 महीने की बात नहीं है। जो शंभू जैसे नेता हैं वो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, उनको लोग जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं। अगर उन विचारों को लोगों ने सपोर्ट कर दिया, उनके विचारों को सपोर्ट करने का मतलब लोग अपनी अगर समस्या जो जानते हैं शंभू जी उनके, उस चीज को सीधे रख रहे हैं कि हाँ हम जाएंगे तो ये बात करेंगे। और धनबल बाहुबल की जो बात है, आपको वोट डालने जाना है ना। आखिर टीवी चैनल मीडिया है, दूसरे का कर रहा है, लेकिन हम जो इस तरह के लोग हैं उनको पर्सनली जानते हैं ना। आपको पर्सनली जानेंगे आपके लोग, तो वो आपके हक में जा सकता है। तो धनबल बाहुबल नो डाउट कहीं ना कहीं इस चीज का कमी होता है, लेकिन ये भी बात है अगर जो लोगों के बीच है, मैंने हमेशा ये चीज बोला है कि आप अपने लोगों के बीच से अपना नेता चुनो, तो ये अच्छा मौका है नेता चुनने का। जी, लोकसभा का चुनाव सर पर है, 3 चरणों का मतदान हो गया है। देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, देश की आवाम को क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा यही है कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है, तो उसको अपना वोट दें। क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर सच बात है, अगर बीजेपी फिर से आती है तो ये तानाशाही, जो ये जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत मजबूत होंगी। महिलाएं जहाँ से निकली थी चूल्हे से उसी चूल्हे में पहुँच जाएंगी। और बच्चे जो अभी तक थोड़ा बहुत बाहर निकल के अंग्रेजी का एजुकेशन ले रहे हैं, देखिए नेताओं के बच्चे तो अंग्रेजी की एजुकेशन लेंगे ही, लेकिन हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। संस्कृत पढ़ाया जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जिसका कोई वैल्यू नहीं है।
अब उनके बच्चे तो बाहर जाके लॉ करेंगे, हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ के यहाँ तलवारें चलाएंगे। हमारे बच्चों को अंग्रेजी से दूर रखने की भी साजिश है। अंग्रेजी से दूर, तकनीकी रूप से दूर, टेक्नोलॉजी से दूर, ये सारी जो चीजें यही हो रही है ना। आप बच्चे को अगर आप शिक्षा नहीं दे रहे, महंगी फीस होने की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए रोजगार नहीं है, तो वो करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा बताइए आप। अंग्रेजी से देखिए, मैं फिर बोल रही हूँ कि इसमें अक्षर ज्ञान सिर्फ हमें मिलता है, जो क्योंकि अभी भी हम अपने इतिहास में जो पढ़ते हैं वो हमारा इतिहास है ही नहीं ना। महिलाओं का इतिहास है, उसमें महिलाओं ने क्या किया। हम लोग तो वही जो अभी 85% अभी हैं, और इसी तरह जो बूथ में भी हुआ, जो सारी चीजें पास्ट में भी हुआ, उसमें भी हमारा यही प्रतिशत रहा होगा। हम लोग हमेशा आम जनता बने रहे हैं, हम लोग हमेशा पिसते रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई इसी से मतलब नहीं है। आज भी अगर आप बोलेंगे किसकी सरकार है किसका क्या है, तो लोग ये नहीं बात करेंगे भाई हमें क्या है, हमको सरकारों से मतलब नहीं है, हमारी मूलभूत आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, शिक्षा, दवाई, रोजगार, ये सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। इस पे वो करते हैं वोट। अगर कितना आसान है लोगों को कॉमन लोगों को भुला देना कि उनको अब पानी मिल रहा है। बताइए, जो मूलभूत है, जो संविधान में लिखा है कि खाना पानी ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, पानी मिल रहा है इसलिए वो अच्छा है सरकार। बताइए किस किस चीजों पे वोट दिया जा रहा है, जबकि वोट इस पे होना चाहिए कि हमारा देश और हमारी स्थिति कितनी सुधरी 10 सालों में, लेकिन हमें पानी मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद निधि जी। तो ये थी प्रियंका पासवान, लगातार जनता के हक अधिकारों पर सरकार से सवाल पूछती रहती हैं, और 24 का चुनाव सर पर है, 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। मैं जनता से यही कहूँगी कि नेता वही चुनिए जो आपके लिए गंभीरता से सोचता हो, जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचता हो, न कि जुमलेबाज करने वाली सरकार हमें सत्ता में चाहिए। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।